प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपका भाई आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है। दोस्तों, कम से कम एक अपने दोस्त तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लगभग 6,500 सब्सक्राइबर हैं। एक एक अपने दोस्त तक वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, पूरे महीने में यानी 30 दिन में कम से कम 1 घंटा तो वीडियो जरूर देखें। यार भाई, आपके भाई का चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हो रहे हैं। आखिर में निराश होकर मुझे चैनल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार देखते तो हो नहीं। ऐसी स्थिति में अगर आप लगातार वीडियो चाहते हो तो आप भी अपने भाई की मदद कीजिएगा, वीडियो देखिएगा और कम से कम एक व्यक्ति तक शेयर कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि आप लाइक कीजिएगा, मैं नहीं कहता कि आप उस पर कमेंट कीजिएगा, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तक शेयर। और 1 घंटा तो वॉच टाइम कम से कम महीने में होना ही चाहिए। ये तो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं 1 घंटे का बना रहा हूँ और मुझे पूरा 1 घंटे का वॉच टाइम देने वाले साथियों का हार्दिक अभिवादन। मैं अपनी तरफ से बहुत भरपूर कोशिश करके और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी मेरी इस मामले में हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। खड़ी बोली और उसका पहला महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ये प्रिय प्रवास को माना जाता है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। ये सौपन मानसी पथिक मिलन किसकी रचनाएं हैं? सौपन में ये पे आधा है तो इसको आधा कर देते हैं। चलिए, सौपन मानसी पथिक मिलन किसकी रचनाएं हैं? तो ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, चारों की चारों। और इनमें 3 खंड काव्य हैं और मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है। सौपन, पथिक और मिलन तीनों खंड काव्य हैं और मानसी फुटकर कविताओं का संकलन है, छोटी छोटी कविताओं का संकलन है। ठीक है। इति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन थे जिन्होंने किया था? ये थे लोचन प्रसाद पांडे ने इति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का रस कलश किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आप ये तो समझ गए कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ग्रंथ है और उसका नाम रस कलश है। लेकिन ये ग्रंथ किस प्रकार का है? तो ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। आधुनिक काल में देखो दोस्तों, काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ, रस कलश है वो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? बहुत बार ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। और ये झरना है और 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के महाकाव्य का नाम बताइए। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था महाकाव्य का, खड़ी बोली का महाकाव्य हमने पढ़ा था। और इसके जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद थे और वो महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और ये प्रश्न भी कई सालों से परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना है? ये माना सुमित्रानंद पंत को। शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंद पंत को माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना में गंगा यमुना का वर्णन किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है जिसमें गंगा यमुना का वर्णन किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यह वर्णन किया गया चंद्रावली नाम के नाटक में।
चंद्रावली नाम का जो नाटक है, और ये छोटी नाटिका है, तो नाटिका के रूप में जाना जा सकता है। मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुक्त छंद का हिंदी में सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? निराला ने किया, और जूही की कली जो इनकी कविता है उसमें उन्होंने किया था। बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार कौन है? चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन की यह रचना है, आनंद अरुणोदय, और प्रेमघन इनका उपनाम है। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे? आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन करने का कार्य कौन करते थे? तो ये करते थे चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। निराला की प्रथम कविता का क्या नाम है? निराला की पहली कविता का नाम जूही की कली है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने कौन से पत्र का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट जी ने संपादन किया था। ठीक है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये प्रयोग करने वाले थे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और गलत भी हो जाता है विद्यार्थियों का। तो ये रसा नाम से ये कविताएं लिखते थे, रसा उपनाम से कविताएं लिखने का कार्य करते थे, तो आप याद कर लीजिएगा। नई कविता नाम किसने दिया? कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, नई कविता नाम दिया था अज्ञे ने। गलत नहीं है, ये उत्तर सही है। ठीक है, नई कविता को नई कविता नाम देने का कार्य अज्ञे ने किया था। प्रेमचंद के पत्रों का संपादन किस रचना में किया गया? प्रेमचंद के पत्रों का संपादन कौन सी रचना में किया गया था? कलम का सिपाही रचना में किया था। प्रेमचंद के पत्रों का संपादन किस रचना में किया गया? कलम का सिपाही रचना में। कलम का सिपाही नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? कलम का सिपाही नामक पुस्तक का लेखन करने वाले कौन थे? तो ये थे अमृत राय। अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक पुस्तक का लेखन किया था। आगे की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। और दोस्तों ये भगनदूत है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। आगे की प्रथम काव्य कृति का नाम भगनदूत, और प्रकाशन है 1931। ठीक है। आगे की प्रथम काव्य कृति का नाम भगनदूत, और प्रकाशन वर्ष 1931। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अपने किस उपन्यास में, यानी पूरा नाम है इनका अजय जी का, तो ये याद हो जाए इसलिए पूरा लिख दिया। अपने किस उपन्यास में डायरी शैली का प्रयोग किया? तो उन्होंने डायरी शैली का प्रयोग कौन से उपन्यास में किया, यानी कौन सा उपन्यास है वो डायरी विधा में लिखा गया है, डायरी शैली में लिखा गया है? तो वो उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी का के द्वीप जो उपन्यास है वो डायरी विधा में लिखा गया है। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी के रचनाकार कौन है? तो ये राजेंद्र अवस्थी की रचना है, सैलानी की डायरी। किनकी? राजेंद्र अवस्थी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। प्रेमा प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु को। और ये जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, करेक्शन मांग रहा है प्रश्न, वो यहाँ पर लगा दें तो कोई बात नहीं है। और ये किया जी, परीक्षा गुरु को और लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है।
हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है। जूठन किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मोस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अपने अपने पिंजर किस रचनाकार की रचना है? अपने अपने पिंजर रचना है वो मोहन कुमार नेमिषराय की रचना है। मोहन कुमार नेमिषराय की रचना है अपने अपने पिंजर। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अलग अलग विचारक अलग अलग मानते हैं। दो उपन्यासों पर ज्यादातर ये चर्चा करते हैं, और यह कायाकल्प, और इसका प्रकाशन 1926 में हुआ था। ठीक है। मिस्र बंधुओं के नाम बताइए। बहुत बार आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, और हिंदी साहित्य पढ़ते समय आप ये देखते हैं मिस्र बंधु विनोद की रचना की, मिस्र बंधु ने ये कहा है, मिस्र बंधु ने उस ग्रंथ में ये कहा है। तो ये मिस्र बंधु आखिर थे कौन? तो ये तीन भाई हैं, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और कृष्ण बिहारी मिस्र। ये तीन थे जिनका नाम मिस्र बंधु है। कृष्ण बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और श्याम बिहारी मिस्र। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास कौन सा है जैनेन्द्र का? पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास है परख, और इसका प्रकाशन है 1929। चीफ की दावत किसकी रचना है? चीफ की दावत रचना के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत रचना के रचनाकार भीष्म साहनी है, और ये प्रसिद्ध रचना है इनकी, भीष्म साहनी की। इलाचंद्र जोशी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है घृणामयी, और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। घृणामयी और 1929 में प्रकाशन। दोपहर का भोजन किसकी रचना है? दोपहर का भोजन किस रचनाकार की रचना है? अमरकांत की रचना है दोपहर का भोजन। ठीक है। दोपहर का भोजन किसकी रचना है? अमरकांत। भगवती चरण वर्मा के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। पहला उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा है, और इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास चित्रलेखा, और प्रकाशन कब हुआ? 1934 में। गदल नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गदल नामक उपन्यास के रचनाकार रचना के रचनाकार रांगे राघव है। तो ये उपन्यास के रचनाकार कौन है? रांगे राघव की रचना है गदल। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञे जी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी है, और इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1941 में। याद हो गया होगा, 1941 में शेखर एक जीवनी का प्रकाशन हुआ था। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों ये मेला आंचल है, और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। आंचलिक उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास कह सकते हैं और ऐसा मान सकते हैं कि इसी से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत हुई थी। ये है देहाती दुनिया है, शिवपूजन साय का है देहाती दुनिया। काफी अच्छे उपन्यास हैं दोनों। आजकल उपन्यास लिखे ही नहीं जाते हैं। निर्मल वर्मा के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। वे दिन और 1964। आप में से कमेंट कीजिए दोस्तों, किन किन लोगों ने उपन्यास पढ़े हैं। बात उपन्यास की आई तो कमेंट कीजिए किन किन लोगों ने उपन्यासों को पढ़ा है। जो पुराने हमारी पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने तो जरूर पढ़ा होगा। नए साथियों ने तो सिर्फ कोई पाठ्यक्रम में कोई उपन्यास आया उसी को पढ़ा है, बाकी तो शायद ही पढ़ा होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, देखें किन किन साथियों ने उपन्यास पढ़ा है। पहले दोस्तों बता दूं आपको, जैसे सफ़र करते थे तो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन होती थी, उन पर एक बुक स्टॉल होती थी, और वहाँ से लोग सफ़र में पढ़ने के लिए उपन्यास ले जाया करते थे। आज का मोबाइल का युग नहीं था, तो सफ़र को काटने के लिए एक ही मात्र सहारा था कि सफ़र में पढ़ते पढ़ते जाना, और वो पढ़ने का माध्यम था उपन्यास। और बच्चों को उपन्यास पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। कई घर वाले बच्चों को उपन्यास नहीं पढ़ने देते थे, ये एक विशेषता थी। जैसे पहले फिल्म देखने पर मनाही थी ना,
बच्चों को थिएटर में नहीं जाने देते थे पढ़ने वालों को। तो वैसे आजकल सब छूट है, तो पहले उपन्यास भी नहीं पढ़ने देते थे बच्चों को। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है, और इसके रचनाकार किशोरी लाल हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम है ये, तो बंग महिला है, और इनकी कहानी थी दुलाई वाली। तो कहानी लेखिका बंग महिला थी, इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, और इनकी जो कहानी है दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष की कहानी है दुलाई वाली। ठीक है। प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम बताइए। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम, और ये 1911 में प्रकाशित हुई थी, ग्राम नाम की कहानी। ठीक है। प्रेमचंद की हिंदी में प्रथम कहानी का नाम बताइए। प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली कहानी कौन सी थी? तो दोस्तों, पंच परमेश्वर है, और इसका प्रकाशन 1916 में, और डॉक्टर नगेंद्र ने सोत नामक कहानी को प्रेमचंद जी की हिंदी में प्रथम कहानी माना है, और उसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी या प्रथम कहानी संग्रह का नाम बताइए। परिंदे है, और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था, निर्मल वर्मा। और परिंदे आपने अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो परिंदे को पढ़ा होगा, कहानी को। कमलेश्वर के प्रथम कहानी संग्रह का नाम बताइए। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? राजा निर्वंशिया, और 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस है, और गोपाल चंद्र की ये रचना है। गोपाल चंद्र गिरिधरदास की रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक का नाम बताइए। अभिनीत नाटक। अभिनीत नाटक का नाम जानकी मंगल है, जिसका अभिनय किया गया था, सबसे पहले अभिनय किया गया वो नाटक जानकी मंगल है। प्रसाद के प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम बताइए। प्रसाद के प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम राज्यश्री है, और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को कम क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी अतीत की चीज़ें हो चुकी है। आज युग बहुत बदल चुका है। आज मोबाइल के कारण से बहुत परिवर्तन हो गया है, और आज जो चीज़ें, यानी उपन्यास की बात करें नहीं है, कहानी की बात करें सुनने में नहीं आता कहीं, किताबें कम पढ़ने लगे हैं लोग। और ये हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी किताबों की जानकारी पढ़ रहे हैं। अब आज का जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो किताबों से दूर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रश्न है वो अटपटे लगते हैं। और फिर रही बात, पढ़ेगा भी कौन? जो तैयारी करता है, गंभीर तैयारी करता है, वही पढ़ेगा। भाई बाकी का क्यों पढ़ेगा? भाई जैसे मान लीजिए, एक गांव में मुश्किल से एक या दो व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं मुश्किल से। तो ऐसी स्थिति में मेरे जो प्रश्न है उनको देखने का ग्राफ बहुत नीचा रहता है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो देख रहे हैं वो तो कम से कम 1 घंटा देखें, और एक शेयर जरूर, नहीं तो भाई ये चैनल डूब जाएगा। हिंदी का प्रथम एकांक हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम बताइए। एक घूंट है हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम, एक घूंट। हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम एक घूंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना रचना है, उसका नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना रचना है, उसका नाम बताना है। सैद्धांतिक, सिद्धांतों पर आधारित आलोचनात्मक या समीक्षात्मक रचना, तो उसका नाम है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? तो रस विवेचन है, और उसको पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया था? ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या था? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? अर्थकथानक है, 1641 में लिखी गई, बनारसी दास जैन की ये रचना है, 1641 में। ठीक है।
हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी माना जाता है भक्तमाल को। 1585 में इसकी रचना की गई और ये नाबादाश की रचना है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी किसको माना जाता है? भक्तमाल को माना जाता है। 1585 में इसकी रचना की गई, नाबादाश की ये रचना है। ठीक है जी। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री हैं प्रथम प्रथम मौलिक जीवनी लेखक। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में लिखा था कार्तिक प्रसाद खत्री ने ही। और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में लिखा गया था ये जीवन चरित्र। हिंदी का प्रथम संस्मरण किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम संस्मरण किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों हरिओद के संस्मरण को। हरिओद का संस्मरण है और उसका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। देखिए, हरिओद का संस्मरण है और उसका नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र का नाम बताइए। प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो प्रथम रेखा चित्र है पद्म पराग। 1929 में इसकी रचना की गई। पद्म सिंह शर्मा की ये रचना है। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त। तो यात्रा करना तो सबको अच्छा लगता है, आप भी यात्रा करते होंगे। तो उसी पर जो वृत्तांत लिखा जाता है उसको यात्रा वृत्तांत। लंदन यात्रा 1883 में श्रीमती हरदेवी ये रचना है। तो आजकल यात्रा वृत्तांत नहीं लिखते हैं, आजकल ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाते हैं, देखो दोस्तों हम घूमने जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? रिपोर्टाज तो ये है लक्ष्मीपुरा। 1938 में इसकी रचना की गई, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना किसको माना जाता है? हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना तो दोस्तों ये साधना को माना जाता है और राय कृष्ण दास की ये रचना है। और एक लंबा सा नाम, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तुगार सदताशी ने की थी, फ्रेंच भाषा में की थी, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार की थी। और इसके कितने भाग हैं ये कमेंट करना है आपको। लेकिन मैं बोल गया भाई, आप कमेंट तो करते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की? तो ये जॉर्ज ग्रेसन ने की थी। एक मुझे अफसोस होता है 21वीं सदी में भी आप कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं यार। आपके दिमाग में कोई अच्छी बात आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किस विचारक ने किया था? प्रथम प्रयास करने वाले विचारक कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने किया था सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ ये माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसकी रचना की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका और इसकी रचना की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो परंपरा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका और इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? तो ये रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा की रचना है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? दोस्तों ये है चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि की ये रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि की रचना। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया।
खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? ये थे राम प्रसाद निरंजनी ने किया था साहित्यिक स्वरूप का प्रयोग, और उस रचना का नाम था भाषा योग वशिष्ठ में। किसी भारतीय द्वारा देशी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र किसी भारतीय द्वारा देशी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी, और उसका प्रकाशन 1821 और राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था। तो भारतीय थे, देशी भाषा में प्रकाशित पत्र था, नाम संवाद कौमुदी था, 1821 में निकलना प्रारंभ हुआ, राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था। और प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को निकलना प्रारंभ हुआ था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र यानी हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र यानी जो हमेशा निकलता हो, समाचार सुधावर्षण 1854 से इसका निकलना चालू हुआ था, रोज निकलता था। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका छोटी सी पत्रिका नए पत्ते थी, और इसके संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा थे। निकालने का कार्य भी लक्ष्मीकांत वर्मा ही करते थे। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी थी? तो ये थी भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली थी। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी को दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 1955 में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सही है क्या? सही है, 54-55 जो भी है ध्यान रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो ये थे पंत जी, 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए, और चिदम्बरा इनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार, और वो थी महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा, यामा रचना के लिए, और 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी, प्रथम व्यास सम्मान दिया गया भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए, और ये दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, और देखिएगा प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी, और डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया, 1991 में ये दिया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर में आयोजित किया गया, 1975 में आयोजित किया गया था नागपुर में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ, आजकल तो हर कोई एमए है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में प्रारंभ हुआ था। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में एमए हिंदी से कोर्स था, वो चालू हुआ था। आज हर व्यक्ति एमए है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास थे जी। ठीक है, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी साहित्य परिषद है, उसके पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, और 1977 में उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास और रचना का नाम हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में लिखा गया, धीरेन्द्र वर्मा की यह रचना है। तो हिंदी भाषा में प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का कार्य हिंदी भाषा का इतिहास 1933 धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध, पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना स्वतंत्र और मौलिक निबंध है, मूल रूप में लिखा गया निबंध।
ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन है, सॉरी, और ये विठलनाथ की रचना है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक, तो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किनको माना जाता है? भारतेंदु जी को। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हिंदी की प्रथम कहानी, तो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हिंदी की प्रथम कहानी उसने कहा था, उसने कहा था कहानी तो आपने पढ़ी होगी, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। चलिए, नवगीत परंपरा के सूत्रधार, नवगीत परंपरा के सूत्रधार थे अगेय, अगेय जी हैं वो नवगीत परंपरा के सूत्रधार थे। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक, हिंदी आलोचना का प्रवर्तक किसको माना जाता है? भारतेंदु को माना जाता है, और कुछ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को भी मानते हैं, कई जगह ये भी देखने में आता है, तो भारतेंदु को माना जाता है आलोचना का प्रवर्तक। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार, तो हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार के रूप में किसको जाना जाता है? केशव दास को जाना जाता है। अगर दोस्तों कहीं भी आपको त्रुटि नजर आए तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्तोत्र, और ये रामानंद की रचना है। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्तोत्र है, और ये रामानंद की रचना है। हिंदी के महाकाव्य देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासु और इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई है। ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। रामचंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना, छंदों का अजायबघर कहा जाता है इसको, और ऐसा माना जाता है कि एक ही रात में रचना की गई और महाकाव्य है। साकेत मैथिली गुप्त जी की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। प्रिय प्रवास महाकाव्य है ये भी। चलिए, कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, महाकाव्य विधा की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, छायावाद का महाकाव्य भी माना जाता है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, और महाकाव्य है। एकलव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है और महाकाव्य है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का महाकाव्य है उर्मिला। नूरजहां विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह, नूरजहां विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह, और ये दो और सिद्धार्थ और वर्धमान अनूप शर्मा के महाकाव्य है। ठीक है। पार्वती रामानंद तिवारी की रचना है, पार्वती। तारकवध गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश की रचना है, तारकवध। हिंदी साहित्य के खंड काव्य जो आदिकाल में रचित, खंड काव्य देखते हैं, यानी आदिकाल में कौन कौन से खंड काव्यों की रचना की गई, सिर्फ आदिकाल के देखते हैं। आदिकाल में संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, संदेश रासक खंड काव्य है। विशल देवरासु नरपति नालय की रचना है, और ये भी खंड काव्य है। ठीक है। स्तुलिभद्र भाग, स्तुलिभद्र भाग जैन धर्मसूरी की रचना है और खंड काव्य है, स्तुलिभद्र भाग। अगला है भक्ति काल में रचित खंड काव्य, भक्ति काल में कौन कौन से खंड काव्य लिखे गए तो देखते हैं। सुदामा चरित, और ये नरोत्तम दास कृत रचना है, खंड काव्य है, भक्ति काल में लिखा गया। भंवर गीत रुक्मणी मंगल दोनों खंड काव्य हैं और भक्ति काल में लिखे गए नंददास की रचनाएं हैं।
पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों खंड काव्य हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है जी। रीतिकाल में रचित खंड काव्य, तो रीतिकाल में कौन कौन से खंड काव्य लिखे गए? तो रीतिकाल में हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की रचना है और खंड काव्य है। आधुनिक काल के खंड काव्य देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग में देखते हैं पहले, सबसे पहले आधुनिक काल में भारतेंदु युग में एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है और खंड काव्य है और यह अनुदित रचना मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम का खंड काव्य है और इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है जी। द्विवेदी युग में रचित खंड काव्य। अब द्विवेदी युग में कौन कौन से खंड काव्य लिखे गए? तो द्विवेदी युग में जो खंड काव्य लिखे गए वो रंग में भंग, जयद्रथ वध, नल दमयंती, शकुंतला, किसान, अनाथ। शकुंतला नाम की और भी रचनाएं आप देखोगे तो ये मैथिली गुप्त के खंड काव्य है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, नल दमयंती, शकुंतला, किसान और अनाथ मैथिली गुप्त जी के खंड काव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का खंड काव्य है मौर्य विजय। मिलन पथिक रामनरेश त्रिपाठी के खंड काव्य हैं। मिलन और पथिक किनके खंड काव्य हैं? रामनरेश त्रिपाठी के। आत्मार्पण द्वारिका प्रसाद गुप्त का खंड काव्य है। आत्मार्पण द्वारिका प्रसाद गुप्त का खंड काव्य। छायावादी युग में रचित खंड काव्य। अब छायावादी युग में कौन कौन से खंड काव्य लिखे गए तो देखिएगा। ग्रंथी सुमित्रानंदन पंत का खंड काव्य है। ग्रंथी है वो सुमित्रानंदन पंत जी का क्या खंड काव्य है? सौपन रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। ये छायावादी युग में लिखा गया और वो द्विवेदी युग में लिखे गए थे दो। अब पंचवटी अनद है, वन वैभव और वक्ष संहार ये मैथिली गुप्त जी के खंड काव्य हैं और ये लिखे गए छायावादी काल में। ठीक है। और पहले द्विवेदी युग में जो लिखे गए वो अलग थे, हमने ऊपर पढ़ा। खंड काव्य हैं ये। और सुनाल अनूप शर्मा का खंड काव्य है। आत्मोत्सर्ग सियाराम शरण गुप्त का खंड काव्य है। और तुलसीदास जो खंड काव्य है वो लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। निराला का तुलसीदास खंड काव्य। और कीचक वध ये शिवदास गुप्त की रचना खंड काव्य विधा की। अगला कंसवध। कंसवध नाम की कई रचनाएं हैं। श्यामलाल पाठक का खंड काव्य है और कंसवध नाम की अंबिका दत्त व्यास की भी रचना है जिसके 3 खंड वो पूरे कर पाए थे। अभिमन्यु वध और ये रामचंद्र शुक्ल सरस की रचना है, खंड काव्य विधा की रचना है। प्राणवीर प्रताप ये गोकुल चंद्र शर्मा की रचना है। प्राणवीर प्रताप खंड काव्य। और ये 2 खंड काव्य आपके सामने गर्भरंडा रहस्य और वाइस विजय ये नाथुराम शर्मा शंकर की रचनाएं हैं। तो शंकर आगे आ जाएगा इनका उपनाम। ठीक है। छायावादोत्तर युग में विरचित खंड काव्य यानी छायावाद के बाद जो युग है उसमें विरचित खंड काव्य। तो नहुस, करबला, नकुल और हिडिंबा ये मैथिली गुप्त जी के खंड काव्य हैं। नहुस, करबला, नकुल, हिडिंबा। करबला नाम की भी कई रचनाएं हैं। तो ये छायावाद के बाद का जो युग था उसमें रचे गए खंड काव्य। छायावाद के बाद में प्रगतिवाद आया था। चलिए प्राणाप्रण बालकृष्ण शर्मा नवीन का खंड काव्य है। और कुणाल सोहनलाल द्विवेदी का खंड काव्य जिसको आपने पढ़ा भी होगा, पाठ्यक्रम में भी लगाया जाता है ये कई बार। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है और इसको आपने इसके कई अंश आपने पढ़े भी होंगे। सॉरी नेक्स्ट जय हनुमान श्याम नारायण पांडे का खंड काव्य है। ठीक है। कौनते कथा उदय शंकर भट्ट का खंड काव्य है। कौनते कथा उदय शंकर भट्ट का खंड काव्य। और चंदेरी का जोहर आनंद मिश्र का खंड काव्य है। चंदेरी का जोहर किन की रचना है? आनंद मिश्र का खंड काव्य है। प्रायण प्रायण
गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का खंड काव्य है। और कदम कदम बढ़ाए जा गोपाल प्रसाद व्यास का खंड काव्य है कदम कदम बढ़ाए जा। भोजराज डॉक्टर रसाल रमाशंकर शुक्ल रसाल का खंड काव्य है भोजराज। संशय की एक रात नरेश मेहता का खंड काव्य है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। संशय की एक रात नरेश मेहता का खंड काव्य। और उपेंद्र नाथ ऐशक की संस्मरण रचनाओं के नाम बताइए। उपेंद्र नाथ ऐशक की संस्मरण विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मंटो मेरा दुश्मन और फिल्मी जीवन की झलकियां। तो दो रचनाएं तो आपके सामने हैं, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां। चलिए और देखते हैं। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरण परिचय। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरण परिचय आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अन्वेषण की सहयात्रा और दूसरी है हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। तो ये उपेंद्र नाथ ऐशक की रचनाएं हैं दोनों। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश उपन्यासों के रचनाकार का नाम बताइए। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश उपन्यासों के रचनाकार कौन हैं। उपन्यासों के रचनाकार आ गया होगा, धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं तीनों के तीनों। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया सपना अभी भी। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया सपना अभी भी। आध्यांत काव्य संग्रहों के कवि का नाम बताइए। तो ये धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हैं, सारे के सारे धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह। मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, मुर्दों का टीला लगे, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। बंद गली का आखिरी मकान। कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, धर्मवीर भारती की ये रचनाएं हैं। ठीक है। अंधा युग काव्य नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य नाटक है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये किस प्रकार विधा का नाटक है, और ये धर्मवीर भारती की रचना है। पहले इसको रेडियो के लिए लेखन किया गया था, फिर बाद में इसको काव्य नाटक बनाया गया। ठीक है। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्चिमी निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी और पश्चिमी निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। तो निबंधकार का नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। धर्मवीर भारती ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था, ये न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो उन्होंने किया था धर्मयुग का। ठीक है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। काफी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों ये, लिखने वाला प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी मानी है, हर साहित्यकार ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने 1850 से 1885 के मध्य मानी है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1885 के मध्य मानी है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो मैं नहीं ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी, और उसका नाम था कवि वचन सुधा का प्रकाशन प्रारंभ किया था 1868 में। 1868 में प्रारंभ किया था कवि वचन सुधा का संपादन। साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार निकलती थी नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किसने किया। साप्ताहिक नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ये क्या था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। ठीक है जी। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया, ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है। तो किसने किया था,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किया था आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन। जीरण जनपद, जीरण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श। जीरण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। काव्य रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये बहुत ही शानदार रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु काव्य रचनाओं के रचनाकार। तो इनके रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। ठीक है। कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसको माना जाता है? कविता के क्षेत्र में अगर नवयुग का अग्रदूत पूछा जाए तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत माना जाता है। राउल वेल किस प्रकार का काव्य है? राउल वेल किस प्रकार का काव्य है? तो चंपू काव्य है राउल वेल। दोस्तों अगर मेरे आप 20 वीडियो भी देख लो तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कमी यही है कि देखते नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पर कोई 20 घंटे भी दे दे तो हिंदी साहित्य का इतिहास वो भूलेगा नहीं। राउल वेल की समय सीमा, राउल वेल की समय सीमा मानी जाती है तो 10वीं शताब्दी मानी जाती है। ये 10वीं शताब्दी की रचना है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तो ये माना जाता है राउल वेल से। नक्सिक वर्णन यानी नाखून से लेकर सिर तक का यानी सर्वांगीण वर्णन, अंग प्रत्यंग वर्णन कह सकते हैं। ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, राम अवतार लीला, रतन खान, भक्ति विवेक। ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, राम अवतार लीला, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर और ब्रज ब्रज लीला। ध्रुव चरित्र किस रचनाकार की रचनाएं हैं? तो एक ही प्रश्न में सारी रचनाएं आप देख लीजिएगा। मलुकदास की रचना है। मलुकदास का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कामदास, मलुका कह गए सबके दाता। ये इनका सबसे प्रसिद्ध है कथन। अष्टछाप के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो दोस्तों हालांकि वीडियो में आपके प्रश्नोत्तर के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे अन्य चैनलों पर भास्कर बीरबल सिंह पर इसके यानी अलग से वीडियो भी है और बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी है। लेकिन आप अब कोई ट्रिक से याद करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास, कुमनदास, परमानंदास और कृष्णदास। ये 4 शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के थे। सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंदास जी और कृष्णदास जी। ठीक है जी। 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलदास जी के शिष्य थे। तो सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंदास जी और कृष्णदास जी तो किन के शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब बात आती है गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य। तो नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास ये सारे के सारे विठलनाथ के शिष्य थे। और ये अष्टछाप के कवि थे। इनको अष्ट सखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में जब पूजा अर्चना करते थे तो हमेशा 8 साथ रहते थे, इसलिए इनको अष्ट सखा भी कहा जाता है। ठीक है। वर्णानुप्रास का कवि किसको माना जाता है? वर्णानुप्रास का कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। वर्णानुप्रास का कवि किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे जी? नाभादास तो ये अगरदास जी के शिष्य थे। नाभादास किनके? अगरदास जी। नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की? भक्तमाल की रचना 1585 के आसपास नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। कब? 1585 के आसपास। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका कब लिखी? प्रियादास हैं उन्होंने भक्तमाल की टीका कब लिखी थी? कब लिखी थी? तो इसका उत्तर है 1712 में लिखी थी भक्तमाल की टीका।
नाभादास ने भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन किया है? नाभादास ने भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन किया है? तो 200 कवियों का वर्णन किया है नाभादास ने भक्तमाल में। नाभादास के भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? कितने छप्पे हैं जी भक्तमाल में? 316 छप्पे हैं नाभादास के भक्तमाल में। नेक्स्ट, तुलसीदास जी की कौन सी रचना आत्मोन्मुख है, अपनी आत्मा की तरफ उन्मुख है? तो ये विनय पत्रिका रचना आत्मोन्मुख है, आत्मा की तरफ उन्मुख है। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। ठीक है, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? 1601 में रामचंद्रिका की रचना की। केशवदास भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के? केशवदास भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के? समय के अनुसार तो केशवदास भक्ति काल के हैं कवि हैं, परंतु उनकी प्रवृत्तियां रीतिकालीन हैं। तो केशवदास समय के अनुसार तो भक्ति काल के हैं और प्रवृत्ति उनकी कैसी है? रीतिकाल के कवियों जैसी है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र और विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचनाएं हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? तो ये रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास की रचनाएं हैं। कुंडलिया रामायण की रचना किसने की? कुंडलिया रामायण है, इसके रचनाकार कौन थे? तो कुंडलिया रामायण की रचना करने वाले थे अगनदास। अगनदास ने की थी, अगरदास नहीं, अगनदास। ध्यान मंजरी की रचना किसने की? ध्यान मंजरी की रचना करने वाले भी कौन थे दोस्तों? अगनदास थे। अगनदास ने ध्यान मंजरी की रचना की थी। रामायण महानाटक की रचना किसने की? रामायण महानाटक की रचना करने वाले प्राणचंद चौहान थे। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की। हनुमान नाटक की रचना किसने की? हनुमान नाटक की रचना, हनुमान नाटक की रचना करने वाले थे हृदय राम ने। हृदय राम ने हनुमान नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट, अवध विलास की रचना किसने की? अवध विलास की रचना करने वाले कौन थे? तो ये लालदास ने अवध विलास की रचना की थी। किन्होंने? लालदास ने। भक्ति को, भक्ति का प्रधान ग्रंथ किसको स्वीकार किया गया? भक्ति का प्रधान ग्रंथ किसको स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया श्रीमद् भागवत को भक्ति का प्रधान ग्रंथ स्वीकार किया गया है। आलवार संतों की भक्ति भावना किस प्रकार की है? आलवार संतों की भक्ति भावना किस प्रकार की है? भावनामय है। ठीक है, किस संप्रदाय में कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है? निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति है? कौन से संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है उसकी स्वीकृति है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण सर्वेश्वर है और राधा सर्वेश्वरी। ठीक है, कृष्ण सर्वेश्वर है और राधा सर्वेश्वरी। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ? 1477 में गोस्वामी वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। 1477 में। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी का देहांत कब हुआ? देहांत कब हुआ था वल्लभाचार्य जी का? तो ये हुआ था 1530 में। ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? वल्लभाचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य जी ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत को व्यवहार अथवा साधना पक्ष में, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत को व्यवहार अथवा साधना पक्ष में कौन सा नाम दिया जाता है? व्यवहार अथवा साधना पक्ष में कौन सा नाम दिया जाता है? वह दिया जाता है पुष्टि मार्ग। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने की थी विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना। अष्टछाप के कवियों का दूसरा नाम क्या है? अष्टछाप के कवियों का दूसरा नाम कृष्ण सखा या अष्ट सखा है। कृष्ण सखा या अष्ट सखा। अष्टछाप के कवियों में विठलनाथ के शिष्य कौन थे? विठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे? तो ये
नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है, पहले भी आ चुका प्रश्न। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य तो ये सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और प्रसन्नदास थे, यानी अष्टछाप के कवि। सूरदास किस रस के कवि हैं? वत्सल और श्रृंगार रस के कवि हैं सूरदास, वत्सल रस और श्रृंगार रस के। ठीक है, सूरदास के पदों की विशेषता क्या है? सूरदास के पदों की विशेषता क्या है? ये तथा मुक्तक हैं। ये पद या लीला पद कहा जाता है, इनको ये पद या लीला पद कहा जाता है, गाए जा सकते हैं और मुक्तक है। अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी अष्टछाप के कवि को जाना पड़ा, कुम्भन दास को जाना पड़ा था, आवत जात पनैया घिस गई। ये कुम्भन दास का कथन था। परमानंद सागर और परमानंद के पद रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। परमानंद सागर नाम का ग्रंथ है और परमानंद के पद रचना है, तो दोनों के रचनाकार परमानंद दास है। ठीक है, परमानंद सागर में कितने पद संकलित हैं? 835 पद संकलित है परमानंद सागर में। इस कवि की 1578 में, कौन से कवि की 1578 में कुआं बनाते समय उसमें गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुआं बना रहे थे और बनाते समय उसमें गिर गए और गिरकर मर गए थे। कृष्णदास की अष्टछाप के जो कवि हैं उनके। ठीक है, नंददास का जन्म कब हुआ? नंददास का जन्म 1533 में हुआ था। नंददास का जन्म 1533 में। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये किसके लिए कहा जाता है? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये किसके लिए कहा जाता है? नंददास के लिए कहा जाता है। रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचादयी। रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचादयी, सिद्धांत पंचादयी, सिद्धांत पंचादयी और भागवत दशम स्कंद, दान लीला। देखिए, रूपमणि मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचादयी, सिद्धांत पंचादयी, भागवत दशम स्कंद, दान लीला, मान लीला और भंवर गीत। ये ध्यान रखना, भंवर गीत का रचना की रचनाकार का नाम बताइए। नंददास की रचना है, ये नंददास की रचना है। अगला, भागवत के रास पंचादयी अध्याय पर, भागवत के रास पंचादयी अध्याय पर आधारित नंददास की रचना का नाम बताइए। नंददास की रचना तो रास पंचादयी रचना है और रोला छंद में लिखी गई है। कौन से छंद में लिखी गई है? रोला छंद में। नेक्स्ट, नंददास का भक्ति सिद्धांत का परिचय ग्रंथ कौन सा है? नंददास का भक्ति सिद्धांत का परिचय ग्रंथ कौन सा है? भक्ति के सिद्धांतों का परिचय देने वाला ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत पंचादयी है, सिद्धांत पंचादयी। अगला है, नंददास का नायिका भेद संबंधी ग्रंथ कौन सा है? नंददास का नायिका भेद संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो ये दोस्तों रस मंजरी है, नायिका भेद संबंधी ग्रंथ। कौन सा? रस मंजरी। रूप मंजरी में किसका चित्रण किया गया है? रूप मंजरी नामक जो रचना है उसमें किसका चित्रण किया गया है? तो रूप मंजरी में रूप मंजरी नाम की एक भक्त महिला का चित्रण किया गया है। ठीक है जी। छीत स्वामी के पदों का संकलन किस नाम से किया गया है? छीत स्वामी के पदों का जो संकलन है वो किस नाम से किया गया है? तो छीत स्वामी के पदों का जो संकलन है वो कौन से नाम से किया गया? पदावली के नाम से, और 200 पद है। और पदावली नाम की मीराबाई की रचना भी है, विद्यापति की रचना का भी नाम पदावली है, गणानंद की भी पदावली है, और छीत स्वामी के जो पद हैं उनकी रचना का जो संकलन है उसका नाम भी पदावली है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हित हरिवंश है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है जी। हित हरिवंश की कविताओं के संकलन का नाम बताइए। हित हरिवंश की कविताओं के संकलन का नाम क्या है? तो हित 84 है और इसमें 84 पद है। ठीक है,
प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार, तो दोस्तों ये रसकान की रचना है। 1614 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1614 में। सुजान रसकान दानलीला किसकी रचनाएं हैं? सुजान रसकान और दानलीला किसकी रचनाएं हैं? तो सुजान रसकान और दानलीला रसकान की रचनाएं हैं, दोनों रसकान की रचनाएं, सुजान रसकान और दानलीला। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। इनकी नरोत्तम दास की। रसकान ने अपने रचनाओं के लिए किस छंद को प्रमुखता से अपनाया? रसकान ने अपनी रचनाओं के लिए किस छंद को प्रमुखता से अपनाया? सवैया छंद को उन्होंने प्रमुखता से अपनाया था, सवैया छंद को। धर्म की रस भावात्मक अनुभूति भक्ति है। धर्म की भावात्मक अनुभूति भक्ति है, यह कथन किसका है? या रसात्मक अनुभूति भक्ति है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि धर्म की भावात्मक अनुभूति भक्ति है या धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नैनार संत किसके उपासक थे? नैनार संत किसके उपासक थे? नैनार संत भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव के उपासक थे नैनार संत। आलवार संत किसके उपासक थे? आलवार संत किसके उपासक थे? आलवार संत हैं वो विष्णु के उपासक थे। आलवार विष्णु के। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये रामानंद को दिया जाता है, भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इस बात को मानने वाले साहित्यकार का नाम बताइए कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इस बात को मानने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। तो आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने इस बात को माना था। भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, ये कथन किसने कहा? भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, ये कथन कबीर ने कहा था। भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, एक कथन किसका है? कबीर का। श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति ने स्वयं अपना परिचय किस प्रकार दिया है? श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति ने स्वयं अपना परिचय किस प्रकार दिया? उत्पन्ना द्रविड़म साहम, उत्पन्ना द्रविड़म साहम, ये भक्ति ने स्वयं अपना परिचय दिया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने घोषित किया? यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। भक्ति आंदोलन जनवादी आंदोलन था, ये किसने कहा था? भक्ति आंदोलन जनवादी आंदोलन था, ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। भक्ति आंदोलन लोक जागरण का आधार था, ये किसने कहा? भक्ति आंदोलन लोक जागरण का आधार था, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है जी। और भक्ति काव्य धारा का प्रथम प्रमुख संत कवि माना जाता है, प्रथम प्रमुख संत कवि कबीरदास जी को माना जाता है। तो दोस्तों ये आज की 1 घंटे का वीडियो आपने देखा, और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो और तैयारी में मदद मिली हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, अगर इस प्रकार के 20 वीडियो लगातार आप अगर पढ़ लें घंटे घंटे के, तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में से कुछ विशेष नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि कोई इस चीज का महत्व समझे, तो महत्व नहीं समझते हैं दोस्तों। और इसीलिए हम जैसे शिक्षकों को यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर एक विडंबना ही कही जाएगी दोस्तों कि बहुत मेहनत करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, तो एक यानी अफसोस सा होता है कि यार क्यों मेहनत करते हैं। निश्चित तौर पर आप देखो दोस्तों और पढ़ो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं 20 वीडियो में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास करवाने का प्रयास करूंगा। सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई हाथ खड़े हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।